ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ संवाद कार्यक्रम का तीसरा भाग लेकर के। पिछले हफ्ते ही देना था लेकिन मैं व्यस्तता के कारण दे नहीं पाया। चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं। आजकल मैं चर्चा कर रहा हूं करियर के ऊपर, करियर की उलझन, और उसका भाग 2 लेकर के मैं आज आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। पहले भाग में मैंने चर्चा किया था कि प्रारंभ से पहले, यानी अभी करियर आपका प्रारंभ नहीं हुआ है और एजुकेशन है, तमाम चीज़ें हैं, तो किन बातों का ध्यान पेरेंट्स को रखना चाहिए, या जब आप थोड़े से मैच्योर होते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आज बात करेंगे कि अब आपका फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है और अब आपको करियर प्रारंभ करना है। और ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसमें जितने भी विषय होते हैं, मतलब जीवन से संबंधित, उसमें कभी भी किसी भी विषय पर बात किया जाए, उसका कोई एक सूत्र या उसके ऊपर पूरी चर्चा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इतने कंडीशंस लोगों के सामने होते हैं। जब मैं इस पे सोचने लगा कि मैंने 3 भाग लिखा है तो क्या मैं 3 भाग में इसे पूरा कर पाऊंगा, तो मुझे लगा नहीं, मैं इसे कभी नहीं पूरा कर पाऊंगा। एक समरी रूप में दिया जा सकता है, कुछ सारांश दिया जा सकता है, क्योंकि लोगों के पास प्रारंभ करना है, तो करियर को प्रारंभ करना है तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं। किसी की शारीरिक क्षमता, किसी की पारिवारिक कंडीशन, फैमिली की जो कंडीशन है वो कैसे स्टार्ट करे, पैकेज की समस्या, नौकरी की समस्या, कि पता चले जिस चीज़ में आपने क्वालिफाई किया उसका इस समय मार्केट ही डाउन है। जैसे एक समय था सन 95, 2000, आज से 20-25 साल पहले, तो आईटी सेक्टर में इतना बूम था इंडिया में कि सब लोग आईटी के पीछे भागे। बहुत लोग उसमें सेटल भी हुए, लेकिन बहुत से लोग, तो उसका एक समय चला। उसके बाद धीरे धीरे आईटी एजुकेशन एक रेगुलर पार्ट बन गया, और उसकी जो शिक्षा है या दीक्षा है, उसमें बहुत से लड़के, एक ऐसा फेज आया था 2010-15 के आसपास का, कि उसमें बहुत से बेरोजगार होने लगे लोग। बीटेक करके, एमटेक करके, बीसीए करके, एमसीए करके लोग बेरोजगार होने लगे और कॉल सेंटर में जॉब करने लगे। तो समय के साथ हम क्या सेलेक्ट करें, नहीं करें, किन चीज़ों में जाएं, किस में नहीं जाएं, हमारी क्या प्रतिभा है, उन कंडीशंस। उसके बाद अगर मैं पर्टिकुलर इंडिया की बात करूं या किसी भी कंट्री में, कुछ जो बहुत विकसित देश हैं वहाँ की तो नहीं, लेकिन जो विकासशील देश हैं या जो पिछड़े देश हैं, वहाँ के नागरिकों के सामने हर जगह तो जॉब है ही नहीं। अब इंडिया की बात किया जाए तो करीब करीब जो मेट्रोज़ हैं उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। तमाम शहरों में, जो शहर हैं, ज़िला हैं, टाउन्स हैं, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने लिखने में तेज़ आगे, लेकिन वहाँ लोकल कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो वो करियर कैसे डिसाइड करें, कहाँ जाएं? दूर चले जाते हैं तो पेरेंट्स की प्रॉब्लम आती है, परिवार की प्रॉब्लम आती है। शुरू में हो सकता है कि पैकेज इतना बड़ा ना हो कि पूरी फैमिली को लेकर शिफ्ट करें, पूरी फैमिली कई बार शिफ्ट नहीं होती, तो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो इस तरह से इतने फैक्टर्स हैं कि उस पर सब पर मैं जब सोचने लगा तो मुझे लगा कि इस पर तो इतने कंडीशंस हैं कि इसको कभी ये ख़त्म नहीं होगा, ये ऑनगोइंग चर्चा का पार्ट है। तो आप लोग लिख के भेजते रहिएगा। कोशिश करूंगा कि साप्ताहिक राशिफल में भी इसके ऊपर चर्चा करूं। फिलहाल प्रिसाइज होकर के बात अभी करेंगे कि जो मोटा मोटी जो बात की जा सकती है, एक ओवरऑल बात की जा सकती है कि सामान्य जब हम करियर स्टार्ट करें तो किन चीज़ों का ध्यान दें, क्योंकि एक अभी मैच्योरिटी नहीं होती। एक 22, 25, 24, 25, 26, 28 साल की उम्र में जब आप करियर स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर मैच्योरिटी उतनी नहीं होती है। और अक्सर मैं देखता हूं कि जो बच्चे हैं वो ये, क्योंकि अब उन चीज़ों से मैं भी गुजर रहा हूं, कि उनको लगता है कि पेरेंट्स को कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो ये जो एक फीलिंग होती है, जो हम जानते हैं वो सब कुछ बेहतर जानते हैं, हमें सब पता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप तेज हो सकते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक जो सामाजिक जीवन का, एक पारिवारिक जीवन का, एक देश दुनिया को देखने का जो अनुभव जो पेरेंट्स के पास होता है वो आपके पास नहीं हो सकता, वो उम्र के साथ आएगा। तो इससे पहले जो मैंने ज्ञान दिया वो पेरेंट्स के लिए दिया कि पेरेंट्स थोड़ा ध्यान दें, लेकिन अब जो बात करूंगा उसमें ये बात करूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दें। अगर करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप कभी भी ये भ्रम मत पालें कि जिसकी उम्र आपसे अधिक है उससे ज़्यादा आपको जानकारी है। आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जानकारी ज़्यादा हो सकता है आप मैथ में बहुत ब्रिलियंट हों, आपके मदर फादर या आपके गार्जियन उतने जानकार ना हो सकता है आप कंप्यूटर बहुत अच्छा चला लेते हो, मोबाइल में बहुत से फीचर्स आप जानते हो, किसी विषय, किसी सब्जेक्ट के बहुत अच्छे जानकार हों, लेकिन जब जीवन प्रारंभ होता है ना, करियर, तो वो सिर्फ एक नौकरी या बिजनेस प्रारंभ नहीं होता है।
वहाँ से व्यवहारिकता प्रारंभ होती है, वहाँ से परिवार प्रारंभ होता है, वहाँ से लोगों की आकांक्षाएं, क्योंकि जब तक आप पढ़ रहे होते हैं तब तक आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति समाज, परिवार और लोग करते हैं आपके आसपास के। लेकिन जैसे ही आप जब करियर प्रारंभ कर लेते हैं, जैसे ही आपकी इनकम स्टार्ट होती है, अब आपसे उम्मीदें आपकी जो सराउंडिंग की है उनकी होने लगती है। तो आपके पास करियर प्रारंभ करते ही एक नौकरी का ही चैलेंज नहीं होता, बल्कि आपके सामने एक व्यवहारिक चैलेंज भी होता है। जीने की शैली, रहने की शैली, घर परिवार के लिए केयर करते हैं या केयर नहीं करते हैं, समाज की केयर करते हैं नहीं करते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट होती हैं। तो उनको भी देख, क्योंकि हर फेज में एक से अधिक चैलेंजेज आपको लाइफ में मिलेंगे और वो मल्टी डायमेंशनल होंगे। हर फेज में, जीवन के हर फेज में, चाहे वो आपका बचपना हो, बचपन वाला एज हो, आपकी जवानी का एज हो, आप करियर में जा रहे हैं, या आपकी प्रौढ़ावस्था हो या आपकी वृद्धावस्था हो, हर फेज में एक से अधिक चैलेंज आपके सामने रहेगा और अलग अलग डायरेक्शन से रहेगा। तो इस पे चलने का जो एक सूत्र है, जो पिछली बार मैंने कहा, धैर्य, निरंतरता और अपने ऊपर विश्वास, ये तो हर फेज में काम आएगा। ये आपका चाहे पहला फेज हो, सेकेंड फेज हो, थर्ड फेज हो या लाइफ का लास्ट फेज हो, हर फेज में पेशेंस, अपने ऊपर भरोसा और कॉन्टिन्यूटी किसी चीज़ की जो आप काम कर रहे हैं, वो हर फेज में आपको काम आने वाला है। करियर प्रारंभ कर रहे हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं मैं देखता हूँ लोग कि एक तो दूसरों को देख करके, एक तो पेरेंट्स दूसरों को देख करके बच्चों को पढ़ाई के पीछे पड़ते हैं, फिर कहीं ना कहीं वही थॉट प्रोसेस हमारे अंदर भी आता है और हम अपने साथ के दूसरे लोगों को देख करके ही हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और हम जो है वो कई बार करियर स्टार्ट ही नहीं करते। मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं, 34 साल की उम्र हो चुकी है, 38 साल की उम्र हो चुकी है, 39 ईयर के हैं, 40 ईयर्स एज हो चुकी है और अभी पूछ रहे हैं कि नौकरी जो है सरकारी लगेगी प्राइवेट लगेगी। तो मुझे सच बताऊं, मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक पैरासाइट की तरह जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और वो किसी तरह से खर्चा चल रहा है, अपने लिए भी मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग्स के लिए भी मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात, तो आप पहली बात यह है कि दूसरों को देख करके आप अपना वो मत करिए। आपकी जो प्रतिभा है, आपने जो शिक्षा ग्रहण किया है, आपने का जो बैकग्राउंड है, उसके आधार पर आप कुछ भी से प्रारंभ करिए। अगर आगे जाना चाह रहे हैं तो वो स्मार्ट मूवमेंट होता है। कई लोग लकीर के फ़कीर बनते हैं कि नहीं हम करेंगे तो यही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब होता क्या है कि उसमें 1000 10,000 में एक आध कोई सफल हो जाता है, उस सफल का उदाहरण 10,000 लोगों को दिखाया जाता है और वो एक सफल व्यक्ति के पीछे 10,000 लोग असफल हो जाते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में आता है कि नहीं फलाने तो यार करके उसने 3 साल तैयारी की और वो आज जो है IAS बन गया, वो PCS बन गया, वो जुडिशरी में चला गया, वो यहाँ चला गया। भाई आप किसी भी चीज़ के करने की एक सीमा होनी चाहिए, साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। दूसरा आप ये देखिए कि आपके एकेडमिक्स कैसे हैं पीछे के। तो दूसरे का देख कर सर मत फोड़िए, और अगर कोई साल भर में 2 साल में निकाल ले रहा है किसी कंपटीशन को, एग्ज़ाम को, तो अगर आप अपने को भी टाइम देना चाह रहे हैं, आपकी पारिवारिक परिस्थिति वैसी है तो आप दीजिए, लेकिन 7 साल 8 साल आप तैयारी करें। ये कई बार समझ नहीं आता और धीरे धीरे होता क्या है कि आप किसी चीज़ की जब कल्पना करने लगते हैं तो उसको आप जीने लगते हैं। तो जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो तो ये बोलते हैं कि भाई पत्थर उछालो आसमान में छेद हो जाएगा, हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि आसमान बड़ा छेद ही है, उसमें आप कितना भी पत्थर मारो पता ही नहीं चलेगा कहाँ जा रहा है। तो वास्तविकता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं नेट पे जब इस विषय पे बोलने जा रहा था तो मैंने देखा कि कितने मोटिवेशनल स्पीकर ने सुसाइड किया हुआ है। तो नेट पर लिस्ट आ गई कि दूसरों को तो उत्तेजित करते हैं, दूसरों को तो वो करते हैं, लेकिन अपने भी इतने उत्तेजित हैं, दिवा स्वप्न में रह रहे हैं कि डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हैं। आप जब रियलिटी से जब भी आप हट करके किसी चीज़ की प्लानिंग करेंगे, चाहे वो करियर का मामला हो, पर्सनल लाइफ का मामला हो, भौतिक सुख सुविधाओं का मामला हो, वास्तविकता से परे होकर के जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी और वो एंजाइटी, स्ट्रेस, 50 तरह की प्रॉब्लम्स लेकर के आएगी। जीवन को आसान, आनंदमय और खुशी देने वाला बनाना चाहते हैं, जिसमें कि हैप्पीनेस रहे चारों तरफ, आप भी खुश रहें, आपके सराउंडिंग्स भी खुश रहें और आप लाइफ को एंजॉय करें। तो हमेशा रियलिटी के आसपास रहिए, हमेशा उसके आसपास रहिए और प्रेजेंट को एंजॉय करिए। फ्यूचर की प्लानिंग करिए, लेकिन फ्यूचर में रहिए मत। हम लोग क्या करते हैं, मैं किसी को ऐसी, जब मैं किसी चीज़ बोलता हूँ, सुनता हूँ लोग कर क्या रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि आपको ये कार खरीदनी है तो उसकी फ़ोटो लगा लीजिए आप अपने कमरे में और उसको दिन रात सोचिए।
पागल हो जाएंगे आप अगर ऐसा करते हैं। तो कार खरीदनी है फलाने, वो ज़रूरी है, उसको आप जो है वो उसको दिमाग में बैठा लीजिए कि ये गाड़ी लेनी है। लेकिन अब उसको दिन रात सोचने लगेंगे तो आपका प्रेजेंट खराब होगा, आप प्रेजेंट में एंजॉय नहीं कर पाएंगे और आपकी जो प्रेजेंट की कार है वो आपको परेशान करने लगेगी, उससे आप डिस्टर्ब होने लगेंगे। तो वही हाल कैरियर में है कि आप रियलिटी के आसपास रहिए जो भी, क्योंकि आप अगर बेस से प्रारंभ करेंगे, अब सबके भाग्य में नहीं होता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो IIM क्वालिफाई कर ले, IIT क्वालिफाई कर ले, फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ से उसका गूगल में या अमेजन में उसका सिलेक्शन हो जाए, है इंडिया के वर्ल्ड के टॉप कंपनीज़ में। लेकिन आप उसके अलावा बहुत सी कंपनीज़ में जा सकते हैं ना। तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आती है आज की उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है। पहली बात, आप जो है वो उसको अपना जो है दूसरों की चीज़ों की वजह से दिमाग खराब ना करें, और बल्कि जो अपॉर्चुनिटी आपको अपने शिक्षा दीक्षा के अनुसार जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको एडजस्ट करना नहीं कहते, ध्यान रखिएगा। ये हमें एक स्टेप लेना इसको कहते हैं कि हम एक स्टेप लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। फिर हम जैसे भी हमें कोई और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे और प्रेजेंट को एंजॉय करते हुए हम फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग करना एक अलग बात होती है और थॉट प्रोसेस को फ्यूचर में ले जाकर के प्रेजेंट को डिस्टर्ब करना दूसरी बात होती है, जो 90% लोग कर रहे हैं कि हम प्लानिंग नहीं करते बल्कि हम उसको जीने लगते हैं प्रेजेंट में, जबकि प्रेजेंट में हम वहाँ ही नहीं। तो ये गलती आप मत करिए, इससे बहुत से यूथ डिस्टर्ब हो रहे हैं और बहुत से लोग जो है वो डिप्रेस और एंग्जाइटी में आ रहे हैं। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने प्रश्न भी भेजा, मैं भी लूँगा उस बात को। तो एक तो ये सूत्र बना लीजिए कि हमको जो अपॉर्चुनिटी, अगर हम करियर के लायक हो चुके हैं और स्टार्ट करना है तो आप करिए, रुकिए मत। हाँ, कोई लक्ष्य उसकी तैयारी भी करते रहिए, उसके लिए अटेम्प्ट करते रहिए। एक आता है नौकरी करें कि व्यापार करें, बहुत कॉमन प्रश्न आता है जब स्टार्ट करने जाते हैं। देखिए, बिजनेस एक अलग गुण होता है और उसमें ज्योतिष भी हेल्प करता है, और आप भी जरा देखिए कि आपका टेम्परामेंट कैसा है और बिजनेस के लिए क्या बेसिक मूलभूत जो चीज़ें हैं वो आपके पास हैं। कई लोगों के तो ब्लड में बिजनेस होता है, खानदानी, उनको अनुभव है। तो अगर वैसा कुछ है तब तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं, फिर तो नौकरी आप सोचेंगे भी नहीं, फिर तो आप सीधे बिजनेस में जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास दोनों का विकल्प हो तो बिजनेस करने के लिए बहुत सोच समझ कर आप हाथ उठाइए, लगाइए, क्योंकि उसमें हमेशा रिस्क फैक्टर होगा, उसमें हमेशा डिपेंडेंसी होगी, इनकम आएगा कि नहीं, उस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा कि बिजनेस करें या नौकरी करें, और बिजनेस करें तो क्या करें, वो मैंने लिया हुआ है तीसरे एपिसोड में, तो उसके लिए तीसरा एपिसोड देखिएगा। तो लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जब ये दोनों विकल्प आए तो आप बिजनेस करते समय बहुत से फैक्टर्स को एनालाइज करिएगा कि जिस चीज़ की हम बिज़नेस करने जा रहे हैं उसका मार्केट डिमांड किस तरह का है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमको नॉलेज है या नहीं है, रिस्क फैक्टर उसमें कितना है, मेरे पास किस तरह का बैकअप प्लान है, हमारा टेम्परामेंट क्या है। क्योंकि टेम्परामेंट के हिसाब से अगर आप बिजनेस नहीं चूज करेंगे तो कई बार आप केवल सब कुछ रहेगा लेकिन आप टेम्परामेंट की वजह से परेशान होकर उस बिजनेस को छोड़ देंगे। जैसे कई लोगों के पास बोलने की बहुत अच्छी प्रतिभा नहीं होती और कोई ऐसा काम करने जिससे जो मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड कोई बिजनेस है आप नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ मैनिपुलेशन का काम होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ लेबर और उनको हैंडल करना होता है। तो अगर आपके पास बहुत अच्छी HR क्वालिटी नहीं है, बहुत अच्छी हैंडलिंग क्वालिटी नहीं है आपके अंदर, तो आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। तो और तीसरी बात ये कि कोई भी बिजनेस करें अगर उसका नॉलेज नहीं है बेसिक, मैं बात बहुत बिजनेस टाइकून्स की नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो किसी भी सैलरी पर किसी भी एक्सपर्ट को हायर कर लेते हैं, लेकिन आप खुद से जब बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप बिजनेस टाइकून अभी हैं नहीं और आपको स्टार्ट करना है तो आप वही बिजनेस प्रारंभ करिए जिसकी बेसिक जानकारी आपको हो, और अच्छा हो कि अगर आप उसके मास्टर हों तो, क्योंकि तब उसमें फेल्योर के चांसेस कम रहेंगे, डिपेंडेंसी कम रहेगी। क्योंकि बिजनेस जब आपको स्टार्ट करना और नए सिरे से, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बेस नहीं है, वैसे केस में अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हाथ डालते हैं जिसमें आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो उसमें फेल्योर के चांसेस 90% से ज़्यादा होता है। तो उस पर हम बात बाद में करेंगे। फिलहाल ये मैं ज़रूर कहूँगा कि नौकरी करें कि बिज़नेस करें, स्टार्ट करना है तो भाई बिज़नेस करना हो तो बहुत सोच समझ के करिए, नौकरी करना हो तो जिसमें आपका आधार है, बेस है, उस पर आप जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके साथ आप आगे बढ़िए। नौकरी कहाँ और कैसे करें अगला पॉइंट मेरा था, और मैंने देखा कि गीता शुक्ला जी हैं, मैं आज ही उनका कमेंट आया क्योंकि मुझे वीडियो देना था आज, तो मैं देख रहा था तो देखा कि थोड़ी देर पहले उनका कमेंट आया हुआ और बड़ा बढ़िया मुझे लगा कि
रिलेटेड टू फॉरेन और होम कंट्री सेटलमेंट एंड जॉब और बिजनेस, तो जॉब और बिजनेस पे तो मैं बात कर चुका, लेकिन फॉरेन कंट्री या होम कंट्री, फॉरेन में सेटल हो या घर अपने देश में सेटल हो, इस पर जो है वो बात करें। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी काम आप करिए, इनकम का करिए, उसमें फैमिली को प्रायोरिटी आप दे करके करिए। क्योंकि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, अगर आपके पेरेंट्स हैं, आप शादीशुदा हैं या होने जा रहे हैं, बच्चे हैं, तो फैमिली फैक्टर को अगर आप कंसीडर करके आप स्टेप नहीं लेंगे तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। शुरू में क्या होता है, उत्साह में बड़ा अच्छा लगता है मम्मी पापा को, लड़का अमेरिका जा रहा है, बड़ा खुश होकर के लोग भेजते हैं। 6 महीने बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लड़के को प्रॉब्लम हो जाती है कि मम्मी बीमार पड़ी है, कैसे जाऊँ, छुट्टी नहीं मिल रही, वहाँ स्ट्रेस में जी रहा होता है। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं। और इधर ये लोग भी कुछ दिन बाद नाराज़ होने लगते हैं कि वहाँ से गया है, पूछता नहीं है। तो या आप, क्योंकि फैमिली फैक्टर जो है वो हमेशा परेशान करता है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है, कई बार आपके करियर को डिस्टर्ब कर देता है। तो इनकम देखिए हर जगह होती है। हाँ, ख्वाब हो घूमने आप चले जाइए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिका में जाइए, कनाडा में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, फॉरेन में जाइए, जहाँ जाना हो जाइए, लेकिन एक बार फैमिली कंडीशन को कंसीडर ज़रूर करिए। मेरे पास एक नहीं ऐसे कई केसेस हैं और पढ़ता भी रहता हूँ, पढ़ना तो दूर, अब तो मैं उसी चीज़ को डील करता हूँ जहाँ पर कि बच्चे बाहर जाके परेशान हैं कि पेरेंट्स को नहीं देख पा रहे हैं अब, और पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चा नाराज़ हो रहे हैं कितने लोग कि वहाँ चला गया, जबकि भेजे खुद ही हैं। तो भेजने में विरोध मत करिए, क्योंकि वहाँ पर अगर बच्चा जाने की बहुत इच्छा कर रहा है तो भी दिक्कत होती है, हम भेजना चाह रहे हैं और नहीं जा रहा है तब भी दिक्कत होती है। लेकिन एक म्यूचुअल कंसेंट बना करके फैमिली फैक्टर को, अगर आप फैमिली मैन हैं तो फैमिली फैक्टर को आप इग्नोर मत करिए। अदरवाइज शुरुआत में साल 2 साल चीज़ें अच्छी लगती हैं, फिर वही चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब करती हैं। और अगर आप कहीं से भी इमोशनली जो है वो बैलेंस नहीं हैं तो आप कैरियर में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको फैमिली फैक्टर ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, चाहे वो माता पिता का मैटर हो, चाहे वाइफ और बच्चे का हो, चाहे हस्बैंड और बच्चे का हो। फैमिली फैक्टर को ध्यान में करके कैरियर को ही केवल प्राथमिकता अगर आप बना देंगे तो मान के चलिए कि परिवार डिस्टर्ब होगा, और केवल परिवार को फैक्टर बना देंगे तो कैरियर डिस्टर्ब होगा। एक गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत होती है, तभी जा करके हैप्पीनेस, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप टॉप पर जा करके रात में जो है वो छत से कूदें और जो है वो परेशान रहें और रोएं गाएं, उसके लिए वो मैं बात नहीं कर रहा। ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर इमोशन है, आपके अंदर आप परिवार से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें डिस्टर्ब आपको करती हैं। फिर क्या होता है कि हमारे पास बहुत अच्छा गाड़ी है, मकान है, बंगला है, लेकिन माँ नहीं है, तो आपकी खुशी ख़त्म। माँ आपके साथ नहीं है, पिता आपके साथ नहीं है, बीवी आपके साथ नहीं है, बच्चे आपके साथ नहीं है, आपका हस्बैंड आपके साथ नहीं है, फिर काम करने का फ़ायदा क्या? कर किसके लिए रहें? कर के अंत में करेंगे क्या पैसे का? क्योंकि पैसे का जो उपयोग है वो तो या तो दान है या भोग है। तो या तो आप फिर बाद में डोनेट करेंगे 15-20 साल बाद, या और किसके कॉस्ट पर? जो आप अपने लोगों के साथ बांटे नहीं। तो खुशियाँ जो है वो डे 1 से बांटना शुरू करिए। चाहे आपकी सैलरी 100 रुपये महीना हो, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना हो, आपकी सैलरी 1 करोड़ रुपए महीना हो, आपकी सैलरी 10 करोड़ रुपए महीना हो, या आप अरबों में कमाते हो, खुशियाँ डे 1 से बांटना शुरू करिए अगर ज़िंदगी को बेहतर जीना है और बैलेंस जीना है तो। कुछ चीज़ों को मैं देखता हूँ कि कई लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं। फिर यहाँ देखने वाली बात, अपनी भाषा और अपने यूएसपी पर आप काम करिए। जो आप अपना यूएसपी सबसे पहले पहचाए। सबसे टफ काम होता है सेल्फ एनालिसिस। आप अपनी एनालिसिस करिए और देखिए कि आपकी यूएसपी क्या है, आपका जो सबसे बेहतरीन चीज़ है आपकी पर्सनालिटी में वो क्या है, उसको आप एनालाइज करिए, उसको समझिए और उसका प्रयोग अपने करियर और अपनी ज़िंदगी में करिए। आप देखेंगे आप बहुत आगे जाएंगे। अपना उदाहरण देता हूँ, मैं हिंदी में बात करता हूँ, अंग्रेजी पढ़ लेता हूँ, आप लोगों की क्वेरी इंग्लिश में आती है, पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, थोड़ा बहुत काम चलाऊ बोल भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि इंग्लिश में मैं उतना अच्छा अपनी बातों को रख नहीं सकता हूँ। और जब मैंने शुरुआत में टाइम्स ग्रुप के साथ काम किया, एस्ट्रोसेज के साथ काम किया, अपना पोर्टल बनाया, आज भी बहुत से ऐसी क्वेरीज आती हैं चीज़ें कि आप प्लीज़ इंग्लिश में लिख के भेजिए। शुरू में मैंने प्रयास किया, लिखा भी, भेजता भी था, टाइम्स वगैरह पे था तो मैं इंग्लिश में ही रिपोर्ट भेजता था, लेकिन मैं खुद कंफर्टेबल नहीं होता था। और मुझे पता है कि इंग्लिश में भी बोलना शुरू करूंगा तो 10-5% मेरा बिजनेस और बढ़ जाएगा।
लेकिन मुझे पता है कि मैं हिंदी बहुत अच्छा बोलता हूँ, ठीक बोलता हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ या नहीं लेकिन ठीक बोलता हूँ, इंग्लिश से तो बेहतर बोलता हूँ। तो मैंने इसको प्रयोग किया और भगवान की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों के स्नेह से मेरे पास काम की बिल्कुल कमी नहीं है, ओवरलोडेड रहता हूँ। तो आप यूएसपी अपना पहचानिए कि आप किस चीज़ को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। तो अपनी भाषा और अपनी यूएसपी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, मलयालम हो, वॉट एवर लैंग्वेज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, अपने कैरियर के अनुसार जो भी चीज़ पर आपकी पकड़ हो उसके साथ आप आगे बढ़िए। तो भाषा और यूएसपी दो का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपको अपने करियर में बहुत आराम मिलेगा और बहुत आप आगे जाएंगे। कुछ इससे संबंधित क्वेश्चंस ले लेता हूं जो लोगों ने लिया है। एक और किसी ने लिखा है कि मनीष श्रॉफ हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले लिखा था कि भेजा है, प्रश्नोत्तर का सेशन नहीं है लेकिन वो इस विषय से रिलेटेड है कि क्या हम लोग बहुत अधिक सीरियस हो जाते हैं सेटलमेंट में कैरियर स्टेट्स को लेकर के। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, उन्होंने पूछा कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हैंडल करें। कैसे हैंडल करें, मुसीबत नहीं, एंजॉय करिए। आपको कैसे नहीं हैंडल करना है। मुझे ही बहुत लोग बोलते हैं कि आप न्यूयॉर्क चले आइए, आप यहाँ चले आइए, आप वहाँ चले जाइए, लंदन आ जाइए, हम पूरी फैसिलिटी आपको देंगे, आप जैसे एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं घूमने आ जाऊँगा, रहने नहीं आऊँगा, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी, बहुत आनंद लेता हूँ ज़िंदगी का आज के डेट में, कोई स्ट्रेस नहीं है मेरे को, क्योंकि दाल रोटी चल रही है और परिवार के साथ हूँ। क्योंकि वो जिम्मेदारी है ना, बाहर चला जाऊँगा सबको कैसे लेके जाऊँगा, मदर फादर को कैसे देखूँगा, बच्चों को कैसे देखूँगा। तो इन चीज़ों को भी देखना है, कैरियर को भी देखना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। लिखे हैं कि कुछ लोगों को कैरियर के स्टार्टिंग में प्रारंभ होता है, प्रॉब्लम होती है, उसको कैसे हैंडल करें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कैरियर के स्टार्टिंग में जरूर, अब ज्योतिष यहाँ मदद करता है कई जगहों पर, क्योंकि कई बार होता है कि कैरियर स्टार्ट हम करने जा रहे हैं और उसी समय किसी खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा चली स्टार्ट हो गई। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे राहु है, कि राहु हैं, बृहस्पति हैं, शनि हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, इनकी दशाएं लंबे समय के लिए 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल। अगर ये बाधक ग्रह हैं बाई चांस आपकी कुंडली में, अगर ये अच्छी जगह पर नहीं है, तो आप देखते होंगे कई लोग 20-22 साल से करियर प्रारंभ तो कर लेते हैं, लेकिन 35-40 साल की उम्र तक भटकते रहते हैं। फिर 40-45 के बाद जा कर के फिर वो सेटल होते हैं और उनका जीवन बेहतर चलता है। तो यहाँ जरूर ज्योतिष मदद कर सकता है कुछ हद तक, और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी जिस ग्रह से संबंधित है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि कारण क्या है, और वहाँ एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद कर सकता है। करियर प्रारंभ कई बार मैं देखता हूँ कि उसके साथ इन्होंने पूछा कि लग्न के अनुसार या नॉर्मली, नहीं नॉर्मली भी देखिए। नॉर्मली बाधाएं तो छोटी मोटी आपके विचारों से संबंधित आ सकती हैं, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, उसको आप देखिए। जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन उसके प्रभाव को कुछ हद तक कुछ समय में कंट्रोल या कम किया जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है। डू वी मच सीरियस अबाउट आवर सेटलमेंट्स। मैंने कहा ना कि प्लानिंग करिए लेकिन उसमें उलझिए मत। देखिए, प्लानिंग करना और उसको दिन भर उसमें उलझ जाना, दोनों में अंतर है। योजना हम बनाते हैं तो घंटे 2 घंटे हम बनाते हैं, और सुबह से शाम उसका चिंतन करने लगते हैं, मंथन करने लगते हैं, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इतना सीरियस भी मत होइए कि आपका प्रेजेंट खराब हो। काम तो करना है, गंभीरता से आप काम को लीजिए, जो चीज़ मिल रहा है उससे लीजिए। कई बार हमको अपने लाइन में अवसर नहीं मिलता, हम जो किए हैं उसमें मुझे अवसर नहीं मिलता, और हमारे ऊपर मान लीजिए फैमिली की बहुत जिम्मेदारी, मेरा कमाना जरूरी है, फिर तो हमको अपने दूसरे विकल्पों पे काम करना चाहिए, ताकि हमारी आय स्टार्ट हो जाए, और जो लक्ष्य है उसको हम धीरे धीरे 6 महीने साल भर बाद पूरा करेंगे। अगर इनकम प्रायोरिटी हो गई तो ऐसी सिचुएशन बहुत से लोगों के साथ है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पढ़े, उनको तुरंत काम चाहिए, और काम उनके जो जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन उसमें मिल नहीं रहा, तो कितने दिन तक ऐसे बैठे रहें। तो आप अपने शिक्षा, अपनी बुद्धि का प्रयोग अगर अपने काम के अलावा किसी और चीज़ में भी कर सकते हैं तो, लेकिन हाँ, ये स्मार्ट डिसीजन जरूर लीजिए कि उसको टेम्पररी करिए। कभी मैं अपनी बात करूँगा आप लोगों से कि कैसी चीज़ें जो है आप अपनी चीज़ों में, हाँ, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए, भरोसा अपने ऊपर रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन लाइन जो है वो थोड़ा बहुत, क्योंकि घर चलाना, परिवार चलाना, आर्थिक चीज़ों को संभलना, अपने ज़िंदगी को बेहतर करना ही तो उद्देश्य है। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है, काम क्या है, वो तो सेकेंडरी होना चाहिए। कई बार हम डेजिग्नेशन को ही प्राथमिक बना लेते हैं, फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो एक एम होना चाहिए, बट वो लाइफ नहीं होना चाहिए।
हम इतना कई बार करियर से अटैच हो जाते हैं कि उसी में डिप्रेस होने लगते हैं कि अरे हमको तो ये पोस्ट ही नहीं मिली, तो अब क्या करें। मतलब सब कुछ है, गाड़ी है, मकान है, बीवी है, बच्चा है, और रात में नींद इसलिए नहीं आ रही कि हमको पोस्ट नहीं मिली। हमने क्या किया, हमने उससे ज़बरदस्त अटैचमेंट कर लिया और हम उसी को लेकर के उससे मतलब अब वो लत बन गई एक तरह से। तो वो दुखी थे कि जैसे किसी चीज़ का आपको व्यसन हो जाए और वो नहीं मिलता टाइम पर तो आप बेचैन होने लगते हैं। उसी तरह से आप किसी डेजिग्नेशन को बेचैन माने लत मत बनाइए, एम में रखिए, उद्देश्य में रखिए, उसको लक्ष्य में रखिए। लक्ष्य बनाना और लत लगाना अंतर होता है। लत मत लगाइए, लत तो अपने अपने अपनी अपनी पर्सनालिटी में लगाइए, एक्सरसाइज का लगाइए, अपने नॉलेज का लगाइए, अपने हॉबी का लगाइए, वो अच्छा होता है। लेकिन किसी भौतिक चीज़ों का या किसी पद प्रतिष्ठा का लत अगर आप लगाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होने लगेंगी, तो उससे बचिए। इनका अर्थ है कि फैमिली, फ्रेंड सर्किल, एम्प्लॉयमेंट, टुडे जनरेशन, आवर सोशल लाइफ इन सोसाइटी, गोइंग, क्लेवरिटी, स्मार्ट, एनार्किज्म, सेल्फिश, एरोगेंट एटीट्यूड। ये तो पर्सनालिटी से रिलेटेड समस्या है। मैं जिस सिद्धांत का व्यक्ति हूँ उसमें ये रहता है कि आप चाहे लाख लोग झूठ बोलें, लाख समाज में बुराई हो, आप समाज की यूनिट जो है, इकाई आप हैं। आप सत्य की राह पर रहिए, आप ईमानदार रहिए, जो कर रहा है उसको जो करने दीजिए, उसका उसके सामने, आपका आपके सामने। कोशिश करिए कि अपना डायरेक्शन ठीक रखें, अपना विचार ठीक रखें, अपने अंदर एरोगेंस ना रखें। एरोगेंस तो कभी कभी आता है, गुस्सा आएगा तो उसको एरोगेंस नहीं कहा जाता। एरोगेंस कई बार होता है कि अनावश्यक हम घमंड में रहते हैं। हाँ, किसी सही बात पर, गलत बात पर गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आना नहीं चाहिए, लेकिन गुस्सा चूंकि मुझे भी आता है तो मैं इस बात पे बहुत नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी बहुत कंट्रोल किया हूँ, लेकिन अभी बहुत कंट्रोल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ और शायद ख़त्म होगा भी नहीं। लेकिन हाँ, आप अपने सच्चाई पर रहिए, आप अपनी ईमानदारी पर रहिए, आप अपने प्रिंसिपल्स पर रहिए, और आप अपनी नीड, अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व को जरूर समझिए। हम दूसरे क्या कर रहे हैं उसको समझने से अपेक्षा जरूरी होता है कि हमारा दायित्व क्या है, हमको क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, उससे जिस दिन मुक्त हो गए आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इन चीज़ों पे को समझना है। अब एक और चीज़ कहना चाहूँगा, कई बार जो है ना, वो मैं देखता हूँ डिसीजन लेकर के फिर परामर्श लोग लेते हैं। अभी किसी का ऐसा आया मैटर कि वो नौकरी करूँ कि बिजनेस करूँ, मुझे प्रश्न ये था, लेकिन उन्होंने साल भर पहले किसी के साथ बिजनेस शुरू भी कर लिया है, उसमें 2-3 करोड़ रुपए लगा भी लिया है, बिजनेस में अब नुकसान हो रहा है, अब पूछ रहे हैं कि बिजनेस करूँ कि नौकरी करूँ। तो अब मैं कुछ बता भी दूंगा तो आपका तो काम हो चुका ना। तो बेहतर हो कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हों तभी खैर पूछेंगे, लेकिन इसको आप एक टूल के रूप में इस्तेमाल करें कि भाई थोड़ी सलाह, कुछ हद तक राहत आपको मिल जाएगी कि करें ना करें, पार्टनरशिप में करें ना करें। क्योंकि बहुत से लोगों में पार्टनरशिप का योग नहीं होता। वो केवल 7th हाउस खराब हो तभी जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप खराब होगा। आपकी अपनी कुंडली में भी 3rd हाउस, आपका लग्न, आपका 5th हाउस, 2nd हाउस डिस्टर्ब होगा तब भी पार्टनरशिप नहीं होगा, क्योंकि आपका खुद का टेम्परामेंट कैसा है ये भी तो मैटर करता है। कई बार पार्टनरशिप इसलिए नहीं टूटती कि पार्टनर खराब है, कई बार पार्टनरशिप इसलिए टूटती है कि हमारे पास एडजस्टिंग नेचर नहीं है, या हम बहुत मैनिपुलेट करने वाले हैं। हम भी तो बहुत मैनिपुलेट करने वाले हो सकते हैं, हम भी तो झूठ बोलने वाले हो सकते हैं, जो स्वीकार नहीं करता आपका मन। हमें लगता है कि दूसरा सामने वाला झूठ बोल रहा है, जबकि हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं हम ध्यान नहीं देते। हम कहाँ इरिटेट हो रहे हैं ध्यान नहीं देते। हमारे अंदर कहाँ लालच भरी हम ध्यान नहीं देते। तो अपनी एनालिसिस भी कर लीजिए कि हम पार्टनरशिप के योग्य हैं कि नहीं है। दोनों जब योग्य होंगे तब जाके पार्टनरशिप बढ़िया चलती है, या इन्वेस्ट करने के लायक। कई बार बिजनेस ऐसा होता है, वो बिजनेस के सेक्शन में उस पर डिटेल बात करूंगा, अभी थोड़ा सा ब्रीफ खाली दे दूं, जहां पर कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहाँ केवल फाइनेंसर के रूप में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बड़ा फैक्ट्री खोल दी और आपको पता भी नहीं कपड़ा सेलने का, या आपने फूड चेन खोल दी, वहाँ खाना बनाने का आपको नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या है, फाइनेंसर हैं। क्योंकि जो स्पेशलिस्ट है वो तो फूड मेकर है, वो जो बनाने वाला है, शेफ है, वो है, और वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हैं काम करने। आप तो फाइनेंसर हो गए, आपने बिल्डिंग बना दी, 4 एम्प्लॉइज़ रख दिया, वो काम, आपको कुछ नहीं पता है कैसे वहाँ पर क्या बनना है, कपड़े कैसे बनने, या फैक्ट्री का कोई प्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है। तो कई जगह फाइनेंसर की तरह हो जाते हैं, कई जगह आपको नॉलेज होता है, वहाँ पर अपने नॉलेज आपकी यूएसपी होती है। तो ये सब बहुत से फैक्टर्स होते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में काम में रखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का आप 2 जगह प्रयोग कर सकते हैं इसमें। एक, कोई चीज़ नौकरी प्रारंभ करनी है, सब कुछ ठीक है, तब तो एस्ट्रोलॉजी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ बहुत अधिक से अधिक कुछ लोग कर सकते हैं ज्वाइनिंग को लेकर कि ज्वाइनिंग किस दिन करूँ, डेट जो है वो यूज कर सकते हैं कोई अच्छे डेट पर, या कभी कभी इंटरव्यू का डेट भी आप देख सकते हैं। इंटरव्यू के समय कोशिश हमेशा, जैसे कई बार राहु काल लोग हर जगह अप्लाई करते हैं, लेकिन हर जगह ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं
या फाइनल कहीं पेपर साइन करने जा रहे हैं नौकरी का या बिजनेस का, उस दिन राहु काल देख लिया करिए, उस दिन योग देख लिया करिए, उस दिन चंद्रमा की स्थिति देख लिया करिए। तो 2-4 चीज़ों को देख करके कोई चीज़ शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसमें एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा और उसको पॉलिश्ड कर देगा। आप बिजनेस करें, नौकरी करें, इसमें भी एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकता है। पार्टनरशिप में करें ना करें इसमें हेल्प कर सकता है। कब बिजनेस स्टार्ट करें इसमें कर सकता है। बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो कब करें, यहाँ हेल्प कर सकता है। लेकिन बेसिक चीज़ों का एनालिसिस, अपनी क्षमता, अपनी पारिवारिक, अपना नॉलेज, अपना बेस, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, इसका एनालिसिस आप खुद करें। 10% 20% जहाँ पर मुहूर्त की बात हो, डेट की बात हो, कुछ चीज़ समझना हो, वहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी का मदद ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो प्रारंभ कैसे करें उस पार्ट पर आज मैंने चर्चा की। निश्चय ही मैं बहुत सी चीज़ों को छोड़ा होऊंगा और बहुत सी चीज़ें छूटी होंगी। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम इसके ऊपर मैं इसके बाद में देता हूँ। कुछ जो चीज़ें छूटी हैं उसको लिखिएगा आप लोग, कोशिश करूँगा उसको कवर करने की। प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये बताइएगा। मैं देख रहा हूँ करियर वाला प्रोग्राम आप लोग थोड़ा ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, व्यूज़ देख रहा हूँ अच्छा गया है। तो आप हमें जो है वो उसको भी लिख दीजिएगा। और कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं तो भगवान उनका भी कल्याण करें। मैं तो सबके लिए अच्छी दुआ करूँगा, शिव उनके ऊपर भी कृपा करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ विदा लूँगा। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में फिर से मिलूँगा और उसके बाद देंगे, कोशिश करेंगे अगले हफ्ते इसका पार्ट 3 देने का, कैरियर की उलझन भाग 3। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।